नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे दौर की, एक ऐसी लड़ाई की जो सड़कों पर नहीं बल्कि संसद के अंदर लड़ी गई। ये कहानी है स्वराज्यवादियों की, जिन्होंने सिस्टम में घुसकर उसे बदलने का एक बड़ा ही अनोखा रास्ता अपनाया। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचकर देखिए, पूरा देश एक बहुत बड़े आंदोलन में साथ खड़ा है, जोश उफान पर है, और फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। आंदोलन वापस ले लिया जाता है। 1922 में असहयोग आंदोलन के बाद ठीक यही हुआ था। हर तरफ एक सन्नाटा, एक राजनीति खालीपन, और राष्ट्रवादियों के मन में सिर्फ एक सवाल, अब आगे क्या करना है। तो हुआ ये कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सोचिए, जो नेता सबको राह दिखा रहा था वही जेल में है। राष्ट्रवादी खेमे में मायूसी फैल गई। आंदोलन तो रुक ही चुका था और आगे का कोई रास्ता किसी को सूझ ही नहीं रहा था। और इसी उथल पुथल और सोच विचार के बीच से दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते निकलकर सामने आए। अब कांग्रेस के अंदर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई कि आगे करना क्या है। एक बात तो साफ थी, मंजिल सबकी एक ही थी, स्वराज। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या हो, इस पर राय बिल्कुल बंट चुकी थी। तो कांग्रेस में सीधे सीधे दो ग्रुप बन गए। एक तरफ थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता। इन्हें कहा गया प्रो चेंजर्स या स्वराजवादी। इनका कहना था, भाई अब लड़ाई का मैदान बदलना पड़ेगा, चलो विधान परिषदों में घुसते हैं और सरकार के काम में अड़ंगा डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ थे वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता, जिन्हें नो चेंजर्स कहा गया। इनका मानना था कि नहीं, इन परिषदों से दूर रहो और अपना ध्यान जनता के बीच कंस्ट्रक्टिव काम पर लगाओ। अच्छा, तो स्वराजवादियों का तर्क क्या था? बहुत सीधा और प्रैक्टिकल। वो कह रहे थे, देखिए, अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये सीटें खाली तो नहीं रहेंगी, कोई ना कोई तो जीतेगा, और वो लोग सरकार के पिट्ठू होंगे, वो आसानी से दमनकारी कानूनों पर मुहर लगा देंगे। इससे तो अच्छा है कि हम खुद अंदर जाएं और सरकार की हर चाल का पर्दाफाश करें। मतलब ये असहयोग को छोड़ना नहीं है, बल्कि लड़ाई को एक नए फ्रंट पर ले जाना है, सीधे दुश्मन के घर में। लेकिन जो नो चेंजर्स थे, उनकी चिंताएं भी जायज थीं। उनको डर था कि ये जो सत्ता की राजनीति है ना, ये जो सरकारी पद हैं, कहीं ये हमारे नेताओं को रास्ते से भटका ना दें। उनका साफ मानना था कि असली ताकत असेंबली की बहसों में नहीं है, असली ताकत है जनता के बीच जाकर काम करने में, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में, खादी को बढ़ावा देने में। उनका कहना था कि यही जमीनी काम अगले बड़े आंदोलन की नींव तैयार करेगा। और ये टकराव अपने पीक पर पहुंचा दिसंबर 1922 में, कांग्रेस के गया अधिवेशन में। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल एंट्री का प्रस्ताव पेश किया। माहौल में जबरदस्त टेंशन थी, घंटों बहस चली, और जब आखिर में वोटिंग हुई तो नतीजा आया वल्लभ भाई पटेल के खेमे के पक्ष में। काउंसिल एंट्री का प्रस्ताव भारी बहुमत से गिरा दिया गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब इस हार के बाद क्या हुआ? सीआर दास, जो उस सेशन के प्रेसिडेंट थे, और मोतीलाल नेहरू, जो सेक्रेटरी थे, दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही अपनी एक अलग पार्टी बना ली, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। मकसद साफ था, लड़ाई कांग्रेस के उसूलों पर ही होगी, बस हमारा तरीका अलग होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि स्वराजवादियों ने अपनी इस भीतर से लड़ाई वाली स्ट्रैटेजी को अमल में कैसे लाया। अक्टूबर 1923 में आया उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो, और इसमें कोई लाग लपेट नहीं थी। बिल्कुल सीधी बात, प्लान एकदम क्लियर था। चुनाव लड़ो, काउंसिल में जाओ, सरकार के सामने अपनी मांगे रखो, और अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो सदन की कार्यवाही चलने मत दो, सरकार के लिए काम करना मुश्किल कर दो। उनका इरादा सिस्टम का हिस्सा बनना नहीं था, बल्कि सिस्टम को अंदर से खोखला करना था। और नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का रहा। नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराजवादियों को जबरदस्त कामयाबी मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 में से 42 सीटें, सोचिए 42 सीटें जीत लीं। सेंट्रल प्रोविंस में तो उन्हें क्लियर मेजॉरिटी मिल गई। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये उनकी स्ट्रैटेजी पर जनता का ठप्पा था। तो काउंसिल के अंदर उनका सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। इसमें कुछ बड़ी जीतें थी तो कुछ बड़े झटके भी थे। आइए एक नजर डालते हैं। और उन्होंने अंदर जाके किया क्या? अरे वो सिर्फ जोशीले भाषण नहीं दे रहे थे, वो सच में सरकार को घुटनों पर ला रहे थे। कई बार उन्होंने सरकारी बजट को पास ही नहीं होने दिया, नागरिक अधिकारों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, और 1928 में जो विवादास्पद पब्लिक सेफ्टी बिल था, उसे हराना तो उनकी एक बहुत बड़ी जीत थी। और तो और विट्ठल भाई पटेल का स्पीकर चुना जाना, ये अपने आप में एक सबूत था कि अगर रणनीति सही हो तो सिस्टम के अंदर रहकर भी उसे चुनौती दी जा सकती है। लेकिन कहानी में दुखद मोड़ भी आया।
1923 की जबरदस्त शुरुआत के बाद 1925 में पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उनके सबसे बड़े नेता CR दास का निधन हो गया। ये एक ऐसी कमी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। उनके जाने के बाद पार्टी के अंदर ही फूट पड़ने लगी और 1930 तक जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐलान किया तो ज्यादातर स्वराजवादी वापस कांग्रेस में लौट आए। तो आखिर ये पार्टी कमजोर क्यों पड़ी? देखिए, इसकी कई वजहें थी। एक तो ये कि सिर्फ अड़ंगा डालने की जो स्ट्रैटेजी थी उसकी एक लिमिट थी। सरकार के पास दूसरे रास्ते थे कानून पास करवाने के। फिर पार्टी के अंदर ही कुछ लोग कहने लगे कि हमें सरकार से सहयोग करना चाहिए, पद लेने चाहिए। और शायद सबसे बड़ी बात, उनका जमीनी आंदोलन से कनेक्शन टूट गया था, जिससे उनका जनाधार भी कमजोर होने लगा। इन सब वजहों ने मिलकर स्वराज पार्टी को उसके अंत की तरफ धकेल दिया। तो सवाल ये उठता है कि हम स्वराजवादियों को कैसे याद रखें? क्या उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था या फिर भारतीय राजनीति पर इसका कोई गहरा असर भी पड़ा? देखिए, उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने उस दौर में राजनीतिक खालीपन को भरा जब हर तरफ निराशा थी। उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को राजनीतिक लड़ाई का एक अखाड़ा बना दिया और पूरे देश को दिखाया कि ब्रिटिश राज का ढांचा अंदर से कितना खोखला और अलोकतांत्रिक है। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने उस मुश्किल वक्त में विरोध की चिंगारी को बुझने नहीं दिया। और आखिर में स्वराजवादियों की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही मौजू है। किसी भी सिस्टम को अगर बदलना है तो बेहतर तरीका क्या है? सिस्टम के अंदर घुसकर लड़ना या फिर सिस्टम के बाहर रहकर उसे चुनौती देना? इस पर सोचेगा जरूर।